अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसैन लियाकत। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिर हलचल मचती है, कोई ना कोई खबर आती है और उसके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए पहुंच आते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज के ऊपर नजर डालेंगे। पीसीबी का फखर जमान के मामले में लचक दिखाने का फैसला, जराए का दावा। ऑस्ट्रेलियावी किला फतह करने का ख्वाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग का आगाज कर लिया। पीसीबी आकिब जावेद पर मेहरबान, हेड कोच या डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाने का इम्कान। रिजवान के कप्तान बनने पर खुशी है, वो स्मार्ट क्रिकेटर हैं, शोएब मलिक का बयान। स्टेडियम्स में काम तेजी से जारी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, चेयरमैन पीसीबी। पीसीबी का सीईओ सलमान नसीर को फारिग करने का प्लान, नया सीईओ कोई ब्यूरोक्रेट होगा। हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट पाक भारत टाकरा कल होगा। और मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट में पाकिस्तान ने भारत को हराकर फेदरवेट और बैंटमवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। जी, तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब नसीम राजपूत साहब। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर नसीम भाई की तरफ जाऊंगा। नसीम भाई, सबसे पहले मैं पहली टॉप स्टोरी के हवाले से सुनना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास अंदर की खबरें भी होती हैं। फ़खर ज़मान के साथ जो कुछ हुआ या फिर उन्होंने जो कुछ किया अपने साथ, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस मामले में कुछ सदाकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अब फ़खर ज़मान के साथ मामला को हल किया जाए? देखिए, फखर जमान के साथ मामला को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले उस नहज पे पहुंचा दिया कि मेरी जाती राय में ज्यादा बेहतर ये होता कि हसनैन आप उनको मौका देते, बैठ के बात करते, उसके बाद आप कोई एक डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ जरूर ले लेते। देखें, फखर ने अगर बात की थी तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं की थी। पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो खुद भी एक वैल्यू रखते हैं। आप अगर फखर ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत चल रहा है, फखर ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतजामात गलत हैं। जो भी उन्होंने बात की थी अगर तो वो कनेक्शन इजलास में कही थी कि हमें जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से तवज्जो नहीं देता। लेकिन आपस के खिलाड़ियों के लिए तो ये बात की जा सकती है, जहां पे और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इवन इंग्लैंड के साबिक कप्तान बात कर रहे थे, तो ये बात फखर ने भी कही थी। तो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस चीज को इतना ज्यादा हवा नहीं देते कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इशू हुए उसके अंदर भी नाम नहीं देखा हमने। आप ठीक है उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर से ड्रॉप कर देते, ये सजा बहुत होती। आप जिम्बाब्वे के टूर से ड्रॉप कर देते, ये सजा बहुत होती। लेकिन आपने तो उनको सिस्टम से ही निकाल दिया। ऐसे थोड़ी कोई घर के बड़े लेकर चलते हैं। जाहिर ये बच्चे ही होते हैं आपके। और क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी शाहिद खान आफरीदी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि घर का सरबराह बड़ा होता है। और उन्होंने ये बात जरूर कही कि फखर को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि फखर की जो 4 साल की क्रिकेट बाकी है, इसको भी जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मद्देनजर रखे और बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चले। ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में होता कि आप फखर को बुला के बात करते, फखर से डिस्कस करते, भाई ये क्या किया आपने, और उसके बाद उन्हें आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जरूर देते। यार आप चैंपियंस ट्रॉफी क्या फखर के बगैर खेलोगे? नहीं खेलोगे। आज मेरी बात लिख लो, आप फखर को वापस ला रहे होगे। तो बजाय इसके कि हम, अल्लाह माफ करे, वो हम एक जमीन पे पड़ी हुई चीज जो है वो उठाने पे दोबारा मजबूर हो, उससे बेहतर है कि हम अपनी उस चीज को थोड़ा तो संभालने की भी खुद भी कोशिश करें ना। हम तो बिल्कुल एकदम से कॉलर खड़े कर लेते हैं। उस्मान वाला को कह दिया, और भाई उस्मान वाला साहब कोई आसमान से हैं। उस्मान वाला साहब की लाइनें बहुत अच्छी हैं, वो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रुके हुए। सलमान नसीर साहब की लाइनें बहुत अच्छी हैं, वो आज तक रुके हुए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के दौर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टफ टाइम अब देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते थे उनकी तकर्री सियासी बुनियादों पे होती थी। मोहसिन नकवी की तकर्री सियासी बुनियादों पे नहीं हुई है, किसी सियासी पार्टी ने उनका तकर्रुर नहीं किया। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। ही इज द डिसीजन मेकर। और वो जिस तरीके से उन्होंने तमाम ग्राउंड तोड़वा दिए और वो बनवाने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, हम सब की दुआ है अल्लाह करे कि ये काम वक्त पर मुकम्मल हो। लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब को यही मशवरा यहाँ देना चाहूंगा कि आप अपने थिंक टैंक को एक हद तक जरूर लें, लेकिन बहुत सारे फैसले आपकी मसरूफियत अपनी जगह पर है। कि इवन देखे ना, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उन्हें ये नहीं पता था कि फखर जमान ने शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है या नहीं दिया है।
इसकी वजह उनकी मसरूफियत है। यार फखर पाकिस्तान का एक की प्लेयर है, फखर ने आपने फखर पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जब उससे 4 साल 5 साल जो उसके आखिरी रह गए, जिसका एक्सपीरियंस हो गया है, आप इन्वेस्टमेंट से अब जब वसूल करने का सही तरीके से टाइम है, देखें आखिरी लम्हात में बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। और अब फखर की अहमियत इसी हवाले से बहुत है, तो अगले 4-5 साल तक कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान ने खेले। मेरे ख्याल में आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके फखर को गलत किया। ठीक। फखर को आप सीरीज से ड्रॉप करते, सजा यहां तक रखते तो ज्यादा बेहतर होता, मैं समझता हूं, मेरी जाती राय अच्छा है। नसीम भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि यासिर अरफात साहब मेरे मॉर्निंग शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फ़खर जमान ने ट्वीट खुद नहीं किया, और उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे किसी हद तक बेहतर भी लगती है कि बाद में हमने देखा कि उन्होंने साया कॉरपोरेशन से अपने मामलात को अलग किया, अपनी जो उनके साथ उनकी डीलिंग थी उसको अलग कर दिया। तो कहीं फ़खर लाइल्मी की बुनियाद पर साया कॉरपोरेशन ने सब कुछ कर दिया? यार साया कॉरपोरेशन बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है प्लेयर्स की वजह से, ये बात जहन में रखिएगा। और कोई साया कॉरपोरेशन के पास पीछे कोई ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, उसके स्ट्रांग होने की वजह सिर्फ प्लेयर्स की बड़ी तादाद उनके साथ जुड़ी हुई है। और अगर फखर खुद को अलहदा कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल साया कॉरपोरेशन की इतनी जुर्रत या इतनी हिम्मत होगी कि वो किसी प्लेयर से पूछे बगैर ट्वीट कर दे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुद ही ट्वीट कर दे। और अगर फखर उनसे राहें जुदा करते हुए दिखाई दे रहे तो मेरे ख्याल है फखर को भी शायद इसी में आफियत लग रही है। मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात को कि साया कॉरपोरेशन सिर्फ फखर का ट्वीट कर देगी। फखर ने अगर ट्वीट किया था, मैं फखर के उस ट्वीट के साथ हूं, क्योंकि सारी दुनिया साथ थी उस ट्वीट के। सर आदमी बात कर रहा था कि बाबर ड्रॉप नहीं होता, बाबर ड्रॉप नहीं होता, गो के मैं कह रहा था बाबर को ड्रॉप करना चाहिए, मैं उनमें शामिल था। जो लोग ये बात कर रहे थे कि बाबर को आराम जरूर दें, बाबर थोड़ा अपनी मेंटली बेहतर करके क्रिकेट में आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, इंडिया के चैनल्स भी बात कर रहे थे, इंडिया का मीडिया बात कर रहा था, इंग्लिश के साबित कप्तान इंग्लैंड के वो यहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि यार ऐसा कहां पर होता है कि आप अपने की प्लेयर को बाहर कर दें। अगर उसमें फखर ने कह दिया था, मैंने कहा कि फखर ने ट्वीट किया था, फखर वो शख्सियत थी, आज मैं आपको हसनैन बताऊं कि जिस वक्त शहीनशाह अफरीदी और बाबर आजम के इख्तिलाफात बहुत ज्यादा थे, फखर और सलमान अली आगा ये दो वो कैरेक्टर थे, मैं बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूं, जिन्होंने उन इख्तिलाफात को खत्म करने की बहुत कोशिश की। जहां तक रिजवान की बात है, रिजवान को सामने कैप्टनशिप दिखाई दे रही थी, रिजवान इस मामले में नहीं बोले थे, लेकिन फखर का वो कैरेक्टर था कि जिसने खिलाड़ियों को जोड़ने की कोशिश की थी कि ये जो दिल टूटे हुए इनके जुड़ जाए और टीम के लिए परफॉर्म करें। तो ये सारी बातें भी जरा स्टडी करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक के फखर का रोल क्या था माजी में, और फखर ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट और कितने लोगों ने बोली ये बात। ठीक है, फखर को नहीं बोलनी चाहिए थी, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी हथकड़ियां पहना देते हैं, ऐसी बेड़ियां पहना देते हैं कि अगर कपड़े भी तुम पहनोगे तो मेरी मर्जी के पहनोगे। यार ऐसा भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, और क्रिकेटर्स हैं तो क्रिकेट बोर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नसीम भाई, आपने रिजवान की बात की, हम इसकी एडवोकेसी करते रहे कि रिजवान को, बाबर को और शाहीन को, इन तीनों में से किसी को भी कप्तान नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजवान अब कप्तान बन गए। आपकी जर्नलिस्टिक राय क्या कहती है, क्या रिजवान के होते हुए कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग खत्म हो सकती है? यार ये एक मुश्किल काम है, और उससे ज्यादा मुश्किल काम खुद रिजवान के लिए दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा हसनैन, अभी इंग्लैंड के खिलाफ जब तीसरा टेस्ट मैच हुआ था तो उसकी हतमी टीम के ऐलान में ना कप्तान से राय ली गई थी, ना जैसन गिलेस्पी हेड कोच से राय ली गई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तकर्रुर सिलेक्शन कमेटी ने किया था। और आने वाले वक्त में भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। असद शफीक ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। देखिए रिजवान ने जिस दौर में एरा में क्रिकेट खेली है, वह बाबर कप्तान जरूर थे, लेकिन वो भी कप्तान थे, शहीनशाह अफरीदी भी कप्तान थे, शादाब भी कप्तान थे, और लोग भी कप्तान थे, सिर्फ एक बाबर आजम कप्तान नहीं थे। एक अच्छे टाइम के ऊपर बाबर कप्तानी करके चले गए, शुरू में उनके रिजल्ट्स भी दिखाई दिए, जब ये ग्रुप टूटा तो फिर हमने वो रिजल्ट भी देखे और उससे पहले के रिजल्ट भी देखे थे, जिसने बाबर को भी तोड़ के रख दिया था। रिजवान के सामने अभी इस वक्त 3 चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। एक, उनकी अथॉरिटी कितनी है एज ए कैप्टन, फिर उन्हें सीरीज बाय सीरीज बनाया गया है। देखें जब आप सीरीज बाय सीरीज बनाते हैं किसी को, तो खिलाड़ी उस कप्तान को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते, लेकिन अगर ये ऐलान हो जाता है कि ये कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक तो है, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। तीसरी चीज आपने रिजवान के साथ जो किया कि आपने जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए टीमें अनाउंस की, उसके T20 टीम से आपने जिम्बाब्वे की रिजवान को ही बाहर कर दिया और एक नया कप्तान लाके उनके सर पे बिठा दिया। तो
बहुत सारे पैगामात रिजवान को दिए गए हैं। जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी सलमान अली आगा से चेयरमैन पीसीबी की तन्हाई में मुलाकात, वो एक प्रेशर डालने की कोशिश थी रिजवान पे और उस ग्रुप के ऊपर कि भाई अब जरा सीधी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। और एक पैगाम तो यहीं पर ही दे दिया सिलेक्शन कमेटी ने कि जो जिम्बाब्वे की T20 टीम से उनको बाहर कर दिया और एक नया कप्तान लिया है कि कप्तान तैयार बैठा हुआ है। रिजवान सिंगल ट्रैक के आदमी है। आज एक बात बताऊं मैं आपको, जिस तरीके से यूनुस खान सिंगल ट्रैक के आदमी है, ऐसा ना हो कि कहीं लावा कुछ ज्यादा ही और बन जाए। इस चीज को भी जरा देख के चलना चाहिए। गैरी क्रिस्टन ने अगर रिजाइन किया है तो गैरी क्रिस्टन के रिजाइन के पीछे वो सारे अवामिल कार फरमा हो गए थे कि जो उनको दिखाई दे रहे थे आकिब जावेद एंड कंपनी के आने की सूरत में कि इख्तियारात अब कोच के पास नहीं रहे, लेकिन जवाबदेह कोच ही होगा। तो इन तमाम चीजों से निकलने के लिए, फखर के लिए ज्यादा गैरी क्रिस्टन ने भी चीज में आफियत मानी कि वो चले जाएं। और जहां तक मेरा ख्याल है, आप रिजवान की बात कर रहे हैं तो रिजवान को बहुत ही टफ टाइम होगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आपने देखा होगा एक ग्रुप अलहदा उड़ा है, दूसरा ग्रुप अलहदा उड़ा है। कुछ लोग एक दिन पहले गए, कुछ लोग एक दिन बाद गए। वो जो 4 लोग गए एक साथ, वो 4 बहुत की हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। ठीक है, आप बहुत नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं, आकिब जावेद वेरी गुड, आपको अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन वो जो 4 खिलाड़ी पहले दिन उड़कर गए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ, ये बहुत की प्लेयर रहे हैं पिछले बाबर के अपने कप्तानी के दौर के अंदर। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको ये की प्लेयर ही दिखाई देंगे। और वो अलहदा उड़कर गए, रिजवान बाकी टीम के साथ गए यहाँ से। तो मुझे लगता है हसनैन कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क रिजवान को भी अब फेस करना पड़ेगा। जो शाहीन ने फेस किया, जो बाबर ने फेस किया, शायद वो रिजवान को भी फेस करना पड़े। अगर वो ये चीज फेस कर रहे होंगे, साथ में उनके पास इख्तियारात भी नहीं होंगे, साथ में उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो एक सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए, साथ में सीरीज के लिए कप्तान भी एक नया तकर्रुर किया जा चुका हो, आई डोंट थिंक कि रिजवान कोई खुल के कप्तानी कर सकेंगे या अपने आप को प्रूव कर सकेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नसीब भाई, आपको लगता नहीं है कि इन सबको जुड़ना पड़ेगा? क्योंकि जब जुड़ेंगे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ड्रॉप हो गए। अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो गए, इसी तरह ओडीआई में भी कंसिक्वेंसेस तो हो सकते हैं। फिर यार मैं की मौके पे परफॉर्म नहीं करूं, मैं परफॉर्म कर दूंगा। राउंड मैचेस के अंदर 70 रन कर दिए मैंने 4 आउट कर दिए, और जहां की मैच आया और वहां पर मैं अंडर परफॉर्म हो गया, तो मेरे पास तो जवाब है। मैं 3 मैचों में रन करके आ रहा हूँ, 2 मैचों में रन करके आ रहा हूँ। और की मौके के ऊपर के जहां पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं और वहां पर उन्होंने जो है वो हथियार डाल दिए, ऐसा हमने देखा है। आपको इंडिया का मैच याद नहीं है जो अभी वर्ल्ड T20 का हुआ था? रिजवान क्या शॉट मार के आउट हुए थे और आपको कितने रन चाहिए थे, ये आपने नहीं देखा था? क्या वो शॉट बुमराह को आप ऐसे पीछे मारने के लिए जाएंगे पहली गेंद के ऊपर? जब आपको रन बॉल दरकार है, आपको कोई रन बॉल से भी कम दरकार हो, तो आप ये हरकत करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्रूशल मौके के ऊपर जो दिल में अगर है, देखिए मिसाल के तौर पे रिजवान के हवाले से दिल में रखा हुआ है इन सीनियर प्लेयर्स ने, अल्लाह ना करे कि अब ये चीज खत्म होनी चाहिए। ग्रुपिंग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह हुई है। देखिए नए प्लेयर्स आए, आपने मैच जीत लिया, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स को इस चीज का अब एहसास करना चाहिए। रिजवान कप्तान है, रिजवान को बैक करना चाहिए। और चैंपियंस ट्रॉफी आपने अपने मुल्क में खेल रही है और उसके लिए एक जबरदस्त मौका ऑस्ट्रेलियन टूर है। अगर यहाँ पर अगर आप सीरीज ना भी जीतते हैं, आप अगर 1-1, 2-2 मैच जीत कर आते हैं, तो मेरा ख्याल है इसका पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। ठीक हो गया सर, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब रिजवान की बात भी हमने कर ली, फिर उसके अलावा फ़खर का टॉपिक भी हो गया। 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोले कि 4 लोगों ने अलग से उड़ान भरी। उन 4 में से 2 लोगों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़र है। पहले मैं बात करना चाहता हूँ बाबर आजम की। बाबर आजम के लिए दौरा ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि जिम्बाब्वे के दौरे में उनको ड्रॉप कर दिया गया रेस्ट के नाम पे। अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनके पास होगा, फिर साउथ अफ्रीका का, फिर एक ट्राई नेशन है, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करते तो नसीम राजपूत साहब क्या देख रहे हैं, फिर क्या फ्यूचर होगा नंबर 1 ओडीआई प्लेयर का? मेरा ख्याल है बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। बाबर आजम अगर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो भले जिम्बाब्वे में ना हो, हम भी बात करते थे हसनैन कई मरतबा के, यार जिम्बाब्वे के खिलाफ भी यही प्लेयर खेलेंगे, हॉलैंड के खिलाफ भी यही खेलेंगे, तो इंडिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे। कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने बैकअप को मजबूत करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है।
आप उसमें साइम अयूब की मैं जरूर बात करूंगा कि वो T20 टीम में क्यों नहीं है। साइम अयूब 21-22 साल का बच्चा है। आपने अगर ठीक है बाबर आजम 30 साल के को आराम दिया है, आपने रिजवान को आराम दिया है, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स को, लेकिन अभी तो लर्निंग फेज में है साइम अयूब, जो रैपिडली आपका एक ऐसा टैलेंट दिखाई दे रहा है कि जिससे हम बहुत उम्मीदें लगा के बैठे। वो क्यों नहीं है T20 टीम के अंदर? ना ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के अंदर है, ना जिम्बाब्वे की T20 टीम के अंदर है। ये मेरी समझ में आया नहीं, वो जरूर होने चाहिए थे। और दूसरी चीज जो आपने बाबर की बात कही, बाबर के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बाबर को बड़े रन्स लगाने पड़ेंगे जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उसके बाद ही उनके कमबैक का कोई चांस दिखाई देगा। तो क्योंकि देखिए आप कामरान गुलाम ने 100 कर दिया, पैचेस के अंदर रन्स हमें नजर आए सऊद शकील के भी, अब्दुल्ला शफीक के भी। तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है टेस्ट क्रिकेट की, उसके अंदर एक कामरान गुलाम ने इजाफा किया है। आप ओडीआई में भी अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया वक्ती तौर पे ये बाबर के लिए मेक और ब्रेक का मामला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। या अच्छा। तो वो अपने आप को बना जाएंगे या वो ब्रेक कर जाएंगे और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स करके उन्हें वापस आना पड़ेगा। वैसे ये बड़ा नुकसान होगा। आपकी एक मैंने ट्वीट पड़ी थी, बड़ी वो जुबान ज़द आम भी हुई कि बाबर की भी परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं है। इससे पहले कि मैं शाहीन की बात करूं, लेकिन एक को ए कैटेगरी मिली, एक को बी कैटेगरी मिली। इसकी क्या वजह है सर? इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुई? क्योंकि परफॉर्मेंस तो दोनों की डाउन थी। इवन शाहीन तो फिर कहीं ना कहीं विकेट ले रहे थे, लेकिन बाबर तो रन्स लेस थे। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि आप इंसाफ करने की कोशिश करें, ना कि आप किसी भी ना किसी वजह से अना का मसला बना के बैठ जाएं और इसको तो सही करके ही छोड़ना है। ओ यार निकालो इस बात को दिमाग से। थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आपकी क्रिकेट को इन 2 टेस्ट मैचों ने एक स्टेबिलिटी दी है, वरना तो आप जीतना ही भूल गए थे। आपकी तो ये सूरत हाल हो गई थी कि आप तो बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में व्हाइट वॉश हो रहे थे, इन्हीं प्लेयर्स के साथ हो रहे थे। इसलिए अपने दिमाग को, जहां खिलाड़ियों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी ने अगर शान मसूद का हाथ हटाया था तो वो कोई गलत नहीं किया था, वो गलत था। और हो सकता है कि वो किसी और वजह से भी हटाया हो, लेकिन आज के दौर में कैमरे जितने बढ़ गए हैं, वो आपको जरा ख्याल करना चाहिए कि हर कैमरा मुझे ले रहा है। मुझे पता होना चाहिए मैं इस वक्त कितनी जिम्मेदारी की जगह पर हूं। और शाहीन शाह अफरीदी की जो पिछली बातों को लेके मेरे ख्याल है उनको सेंट्रल बी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही फैसला है। अगर भाई बाबर और रिजवान ने बड़े मैच जिता दिए थे और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर थी, तो और हमने शाहीन की नहीं थी तो हमने नीचे की है, तो बात समझ में आती है। अगर आप सीनियरिटी की बुनियाद पे दे रहे हैं ना, बाबर ने कौन से मैच जिताए या रिजवान ने कौन से मैच जिताए, उनको सीनियरिटी की बुनियाद पर आपने ए कैटेगरी दी है, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी भी डिजर्व करता है। शाहीन शाह अफरीदी को भी ए कैटेगरी के अंदर मेरी अपनी जाती राय में होना चाहिए था। अगर आप ये इस तरह के नाइंसाफियां करेंगे तो आप देखें ना, अभी फखर की हम बात कर रहे थे, अभी शाहीन की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सऊद शकील क्यों नहीं है यार? आप मुझे बताएं, सऊद शकील की बिग क्वेश्चन कैटेगरी में होना चाहिए यार। आपका सलमान अली आगा ने बहुत नीचे से आके रन किए, बहुत क्रूशियल मौके पे किए, उनको आप बाकियों ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो आप कम से कम इनको तो रिवार्ड दें कि यार आप बी कैटेगरी में आए हो, आपने इन सब में आप अंधों में काना राजा थे, इसी तरह कह के दे दें। कम से कम अपनी क्रिकेट को मोटिवेट तो करें। और इनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, सऊद शकील की आप उठा के देखें, आगा सलमान की उठा के देखें, आप इनको बी कैटेगरी में लेके आते नसीम शाह और उनको कॉन्फिडेंस देते। आप मीर हमजा और हुरैरा वो एक ही जगह पे दिखाई दे रहे हैं। मीर हमजा और जो यंग क्रिकेटर्स आपने शामिल किए हैं, आपने उनमें मीर हमजा को शामिल किया हुआ। यार मीर हमजा आपका इस वक्त एक कंफर्म टेस्ट बॉलर है, आप उसको डी की जगह सी कैटेगरी में तो लेकर आते। आपने गधों घोड़ों को सबको एक जगह ही बांधने की कोशिश की है, इस तरह ना करें। आप अगर टेस्ट कैप पहले भी बहुत बटी हैं, आप ओडीआई कैप पहले भी बहुत बटी हैं, ऐसा लग रहा है फिर बटने के लिए जा रही हैं, लेकिन जो आपके स्टेबल क्रिकेटर्स हैं, आप कम से कम उन स्टेबल क्रिकेटर्स के साथ तो इंसाफ करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, शाहीन के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। शाहीन के लिए भी तो इंपॉर्टेंट सीरीज है नसीम भाई, क्योंकि ही इज डाउन एंड आउट इन हिज परफॉर्मेंसेस। देखिए सबको समझ आ जाना चाहिए, नसीम शाह को भी समझ आ जाना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को भी समझ आ जाना चाहिए और बाबर आजम को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप जो थे, अगर आप वो नजर नहीं आएंगे, जो आप थे वही नजर आना है, जो आप हैं, यानी कि जो रिसेंट पास्ट में आपकी कारकर्दगी आप इसी के साथ खेलेंगे तो शायद आप दिखाई नहीं देंगे। जो आप थे आपको वही करके दिखाना है। ये शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी पैगाम है, ये नसीम शाह के लिए भी पैगाम है।
ये बाबर आजम के लिए बिल्कुल सबके लिए पैगाम है। नसीम भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे अंदर की खबर बताइएगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। क्या आकिब जावेद को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा और कौन सा मिलेगा? आकिब जावेद ने कोचिंग से मना कर दिया है। वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग पे आना नहीं चाहते। देखिए, पाकिस्तान टीम की कोचिंग, मैनेजरशिप, आपको याद होगा वहाब रियाज ही एक कुर्बानी का बकरा बने थे जब वो सीनियर मैनेजर बने थे, बाकी सब वापस मौजूद थे। तो आकिब जावेद को बहुत सारी चीजों का अंदाजा है, वो सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ले लेंगे कि मैं अच्छी के यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहा हूँ, जिसके जो फॉल्ट है उनको सही कर रहा हूँ। वो जगह ऐसी है जो देर पा होती है। ठीक हो गया, मतलब कि कोचिंग से उन्होंने मना कर दिया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप आकिब जावेद को देख सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।